हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 100 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टिव प्रश्न है जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो नहीं की बात की जा रही है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आपको नहीं पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये होता है ना कि आपके तीन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होते हैं। तो यहाँ पे आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग और संधि काल, ये चार ऑप्शन है जिसमें कि आदिकाल, चारण काल और सिद्ध सामंत युग ये आदिकाल के नाम हैं। और संधि काल जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संधि काल भी कहा गया है। एक तरह से देखें तो ये भी बहुत हद तक सही है, लेकिन राम कुमार वर्मा जी ने संधि चारण काल कहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देखें ऑप्शन की दृष्टि से तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर आदिकाल की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। चारण काल की बात करें तो जॉर्ज गिरियर्सन ने चारण काल कहा था। सिद्ध सामंत युग की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग की बात की है आदिकाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है जहां पर आपके नामकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है लुइपा, सरहपा, शालिभद्र या चंद्रप्रदा, ये चारों ही आदिकाल के कवि हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सरहपाद जो है राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें पहला कवि हिंदी का माना है। ऐसे बहुत सारे और भी रचनाकार हैं जिन्होंने माना। अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या पुष्प को माना है और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चंद्रवरदाई को माना है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो इसको लेकर बना दूंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरहपाद का समय सांस्कृत्यायन जी के अनुसार क्या था? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या चौथी सदी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7वीं सदी उन्होंने इसका राइट आंसर माना है क्या सरहपाद का समय। अगर हम इसे याद करें तो मैंने तो राहुल सर से याद किया था। राहुल सर मतलब सरहपा, और राहुल जी ने माना है सरहपा को। आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत तरीके हैं, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। बार बार देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन ओ एक मिनट, हाँ सॉरी डिस्टर्ब के लिए। पहला ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर, बाहुबली राज, श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो और पाहुड़ दोहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य को हिंदी का पहला ग्रंथ कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हिंदी का पहला हिंदी का नहीं, यहाँ पे कहा जाए हिंदी का पहला महाकाव्य तब आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला ग्रंथ यहाँ पे श्रावकाचार्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा देवसेन। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? देवसेन है। ठीक है, अगर इनकी रचना की बात करें, इनकी रचना कब हुई? तो इनकी रचना 900, 233, 1000 या 1033 ईस्वी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 933 ईस्वी। 933 ईस्वी में देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ नाम क्या है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे जगनिक की बात की जा रही है। एक ट्रिक मैं आपको फनी ट्रिक बताऊंगी जैसे मैंने याद किया था। यहाँ पे पहले तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या है।
बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो परमाल रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल, पर मतलब होता है दूसरों और माल मतलब होता है उनका धन या संपत्ति। दूसरों की संपत्ति अगर चुरानी हो तो जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं, जगते हैं ना रात रात भर। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, पर माल मतलब दूसरे का माल चुराने के लिए रात भर जगना पड़ता है, जगनिक। पर माल रासो, इसके रचयिता हो जाएंगे जगनिक। ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपको बस याद कराने के लिए है। आप इसको एग्ज़ाम में देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो आलाखंड के नाम से भी लोकप्रिय है, इन्हें जाना जाता है। और परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? मतलब यहाँ पे देखिए ऐतिहासिकता को लेकर उनके बहुत सवाल उठाया गया है, बहुत विवाद है इसको लेकर कि यह प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या जाली ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर्वमान्य जो है यहाँ पे अर्ध प्रमाणिक माना गया है। अब इसे किसने क्या माना है, हर विद्वान ने अलग अलग माना है। अगर देखें हम प्रमाणिक की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे क्या माना है, इसको अप्रमाणिक माना है। प्रमाणिक की बात करें हम, प्रमाणिक की, तो श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना है। और अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने भी अर्ध प्रमाणिक ही माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा अर्ध प्रमाणिक हो जाएगा। अधिक उपयुक्त हम ये कह सकते हैं कि चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की जो रचना की है उसमें कुछ हद तक ऐतिहासिकता है, पर अधिकांश जो है वहाँ पे कल्पना रहित वीर रस का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एक पृथ्वीराज रासो का रस क्या है और एक बीसल देव रासो। तो ध्यान रखेंगे बीसल देव रासो का क्या हो जाएगा, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। और अगर पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे हो जाता है वीर रस, ठीक है। बीसल देव रासो, श्रृंगार रस। बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो हमारे, उसको भी मैं हम ट्रिक से पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महाकाव्य की बात की जा रही है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतर का कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है 69, 69 सर्ग हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबने अलग अलग बताया है, मगर यहाँ पर देखा जाए तो रासक जो है वो सर्वमान्य है, सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से कहा जाएगा रासो शब्द की उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने, विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने या गोरखनाथ ने? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। इन्होंने बहुत सारे लिखे थे, दो सुख ने, गज़ल लिखा था इन्होंने। और इन्हीं के टाइम पे हमने पढ़ा था जो इन्होंने लिखा था पहेलियाँ, हाँ पहेलियाँ, जैसे एक थाल मोती से भरा, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। तो ये जो मनोरंजक साहित्य है ये अमीर खुसरो जी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखवाणी के संपादक कौन है? गोरखवाणी के संपादक की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बर्दवाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्दवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? अब इसे मैंने घेर के रखा है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लगा। यहाँ पे जो है हम नहीं की बात करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक है,
कोई कोई ये भी मानते हैं। अधिकांश रासों काव्य अप्रामाणिक है, बहुत कोई ये भी मानते हैं, सही बात है। पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा है? बिसल देव रासों में वीर रस का प्रधान ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पे रस की बात की जाए तो हमने पढ़ा है श्रृंगार होता है ना। बिसल देव रासों में श्रृंगार रस प्रधान होता है, वीर रस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहीं की तरफ हम ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 47, 84 या 64? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84। 84 सिद्धों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? चौथी सदी, 7वीं 8वीं सदी, 10वीं सदी या 12वीं सदी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7वीं 8वीं सदी जो है सिद्धों का उचित समय माना जाता है। ठीक है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में जो है नारी की निंदा मिलती है। नाथ संप्रदाय में जो गृहस्थ जीवन है उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो यहाँ पे गुरु की महिमा उन्होंने की है, बिल्कुल सही बात है। नारी की निंदा की है, बिल्कुल सही बात है। इंद्रिय निग्रह की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आदर नहीं किया गया है गृहस्थों का, उनका विरोध किया गया है। तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय के अंदर ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गृहस्थों का आदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण रत्नाकर किसके के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर से हमें यहाँ बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर या शंभू। अब यहाँ पे आप रत्नाकर देख के इसके भाई रत्नाकर मत समझ जाना। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की है। मैथिली में लिखा है, ये रचना गद्य साहित्य के अंदर आता है, आदिकाल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्रंश एवं राजधानी नहीं होगा, यहाँ पे राजस्थानी होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, राजस्थानी होगा। ठीक है। राजस्थानी, यहाँ पे राजस्थानी और अभ्रंश के योग से कौन सी भाषा है? डिंगल, पिंगल, अवहट या देश भाषा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिंगल। अभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर डिंगल भाषा होता है और अभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर पिंगल भाषा होता है। आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ब्रज भाषा होगा तो पिंगल हो जाएगा और राजस्थानी होगा तो डिंगल हो जाएगा, और अभ्रंश तो दोनों में एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रज भाषा मिश्रित अभ्रंश क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे पिंगल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, मैथिली या पद्मावत? यहाँ पे देखिए ये तीनों, प्राकृत पेंगलम जो कि एक छंद शास्त्र है, खुसरो की पहेलियाँ और मैथिली, ये तीनों ही रचना हमारे आदिकाल में आ जाएगा। पद्मावत जो है जायसी की रचना, यह आदिकाल में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मावती पद्मावली की रचना किस भाषा में की गई है? पदावली की। विद्यापति की पदावली रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पे प्रश्न आता ही है, और यह जो है मैथिली में लिखा हुआ है। ठीक है। मैथिली में लिखा हुआ पदावली विद्यापति की बहुत ही फेमस रचना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? खुसरो, विद्यापति, शंभू और चंद्रवरदाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किया था। इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और हिंदवी, इन्होंने हिंदी को हिंदवी शब्द से प्रोनाउंशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? जैन धर्म की बात की जा रही है। स्वयंभू, धनपाल और जोइंदू, ये तीनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं, और विद्यापति जो है वो जैन धर्म के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या रस खान? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। हमने अभी अभी आपको बताया कि इनके जो प्रमुख रचना है, खालिक बारी, दो सुकने, गज़ल,
पहेलियाँ, ये सब इनकी रचना मानी जाती है। और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया। तूतीय हिंद की उपाधि इन्हें मिली जाती है और हिंदवी का प्रयोग इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। इतनी बात आप अमीर खुसरो के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भविष्यत कहा, ये रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? धनपाल, स्वयंभू, खुसरो या जोइंदू? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा धनपाल। भविष्य में हमें किसकी चिंता होती है? धन की चिंता होती है। धन के लिए हम भविष्य में धन कमाने के लिए हम चिंता करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अगर याद करने के लिए याद रखें कि धनपाल की जो रचना है वो भविष्यत कहा हो जाएगा, क्योंकि धन की चिंता हम भविष्य के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? यहाँ पे राइट आंसर हमारा खुसरो हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है, खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है, यानी कि शिलांकित कृति कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउरवेल? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राउरवेल। ये रोड़ा कवि की रचना है, ध्यान रखेंगे। राउरवेल जो है रोड़ा कवि की रचना है और यह एक शिलांकित कृति है। नख सिख वर्णन इसी में सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वन रत्नाकर, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम, पदावली? इसमें मैंने आपको बताया है पहले भी, पर यहाँ पे गद्य रचना की बात की जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैथिली में दो लिखा गया था, एक पदावली भी मैथिली में लिखा गया है, वन रत्नाकर भी जो है पदावली मैथिली में ही लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे गद्य रचना की बात की जा रही है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया आपको कि वन रत्नाकर जो है गद्य रचना मानी जाती है आदिकाल की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रत्नाकर। मैथिली में लिखा हुआ गद्य रचना जो है वन रत्नाकर, और ये किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है, अलग अलग ग्रंथ लिखा है। उसके बारे में भी हम एक विस्तृत वीडियो लेके आएंगे अलग से, ताकि हम उसको एक जगह संग्रहित कर याद कर सकें। अभी आप इसको अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर याद हो जाएगा। तो 2-3 बार इसको स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम अगर चलें तो क्या हो जाएगा? शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुनायन, गणपति चंद्रगुप्त या राम कुमार वर्मा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक, सांस्कृतिक, श्रृंगार या वीर गाथा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा। वीर गाथा में हम पृथ्वीराज रासो को रखेंगे। इसका प्रधान रस जो है वीर ही है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन और प्रबंधात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा ऐतिहासिकता हो जाएगा। इसकी ऐतिहासिकता को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद रहा कि यह प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है या फिर अर्ध प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल? तो यहाँ पाहुड़ दोहा की बात की जा रही है। राम जी जो है उस समय में क्या पहनते थे? खड़ाम, पाहुड़ पहनते थे। ठीक है, पाहुड़ पहनते थे, पाँव में क्या पहनते थे? खड़ाम पहनते थे, पाहुड़ पहनते थे। तो ये पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह की रचना हो जाएगी। मैं जैसे याद कराने के लिए आपको इससे रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? अब तक तो आपको ये प्रश्न रट चुका होगा, इसका आंसर भी रट चुका होगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? बीसलदेव रासो। श्रृंगार की बात की जाए तो बीसलदेव रासो, रस की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सबसे प्राचीन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, हालांकि इसमें से कोई भी सबसे प्राचीन नहीं है, लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से हम देखें तो शिव सिंह सेंगर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन तो कौन हो जाएंगे, गारसादा तासी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का सबसे प्रथम प्रयास लिखने का सबसे प्रथम प्रयास जो है गारसादा तासी ने किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस कृति को लिखा था। इसके बाद अगर हम देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, शिव सिंह सेंगर, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद लिखा गया मिश्र बंधु द्वारा, जो 3 भाई थे। इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। और इसके बाद हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल की बारी आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल के एक अन्य नाम की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, मध्यकाल, श्रृंगारकाल, उत्तरकाल। इनमें से कोई नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगारकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरहपाद। इनको ही इन्होंने प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सर से मैंने आपको याद कराया था कि सर से याद रखेंगे सरहपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। अब यहाँ पे चरित काव्य की बात की जा रही है, चरित ग्रंथ की बात नहीं की जा रही है। ध्यान रखेंगे, की पॉइंट्स है छोटे छोटे जो आपको कन्फ्यूजन से बचाएंगे। जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य में चरित काव्य सबसे ज़्यादा लिखा गया, चरित काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भल्ला हुआ जो मार या बाहणी मारा कंतु, लज्जेज तू वयसी अहुजे भग्गा घर एंतु। तो यह दोहा जो है किस ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेमचंद्र। हेमचंद्र हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं। दोहा चौपाई, कवित, पद या पद्धति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोहा चौपाई। दोहा चौपाई छंद में चरित काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई। रामचरित, महापुराण, पौमचरियु, रामचंद्रिका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा पौमचरियु। स्वयंभू की बात की जा रही है, स्वयंभू पौमचरियु इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका की बात करें तो केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की है। महापुराण की बात करें तो पुष्पदंत ने महापुराण की चर्चा की है। रामचरित तो कई लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या राम सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी पुष्पदंत नहीं होगा, स्वयंभू। स्वयंभू यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करें तो ढोल बजाने में कौन जो पेशेवर होते हैं वो ढोल बजाने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं। तो यहाँ पे कुशल लाभ जो है ढोला मारूरा दोहा का की रचना हो जाएगी। आप इसको बस सुनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये याद हो चुका है। अगर आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा अपने टेस्ट सीरीज़ में या फिर दूसरी बार कभी भी आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसका आंसर आपको याद आ जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम ट्रिक की बात करें तो पति जो होता है वो कितना होता है, 20 नहीं होता है, 1 ही होता है। पति हमारा 1 ही होता है, 20 तो नहीं होता है। तो यहाँ पे नरपति नाल हो जाएगा बीसल देव रासो के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? किस संप्रदाय के अंदर अवधूत मत की बात की गई है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाथ संप्रदाय। इन्होंने ही अवधूत मत की बात की है। तो आपको पूरा क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस लाने का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे सिलेक्शन का। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।